इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विलयन, और विलयन का जो टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे विलेयता क्या होती है, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, हिंदी का नियम क्या होता है। यानी कि इसमें हम पढ़ेंगे ठोसों की विलेयता पढ़ेंगे, और किसकी विलेयता पढ़ेंगे, हम गैसों की विलेयता पढ़ेंगे, और विलेयता पर कैसे प्रभाव डालते हैं, कौन कौन से कारक, ये सब पढ़ेंगे हम इसमें। देखिए विलेयता क्या होती है, देखिए इसमें परिभाषा क्या होती है इसकी, सामान्य ताप और दाब पर, सामान्य ताप और दाब पर 100 ग्राम विलायक को संतुष्ट करने के लिए, 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए, आवश्यक विलेय पदार्थ की मात्रा को, आवश्यक विलेय पदार्थ की मात्रा को हम क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। आवश्यक विलेय की मात्रा को हम विलेयता कहते हैं, विलेय की मात्रा को विलेयता कहते हैं। परिभाषा क्या होती है विलेयता की, समान ताप और दाब पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलेय की मात्रा को हम विलेयता कहते हैं। मतलब 100 ग्राम विलायक आप ले लीजिए, उसमें आप जितनी भी विलेय घोल सकते हैं वही क्या कहलाएगी, उसकी विलेयता कहलाएगी। ये होता है विलेयता की परिभाषा। अब देखिए ठोसों की द्रव्यों में विलेयता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, जैसे 5 कारक हैं, मैंने क्या क्या है, विलेय और विलायक की प्रकृति होती प्रभावित करती है, विलायक के कणों का आकार होता है, विलेय के कणों का आकार, विलेय के कणों का आकार होता है ना, विलेय के कणों का आकार प्रभावित करता है, ताप प्रभावित करता है और समान प्रभाव प्रभावित करता है। इसके अलावा दाब पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है विलेयता पर, मतलब दाब बढ़े या घटे विलेयता कम या ज़्यादा नहीं होगी। तो देखिए क्या होता है, पहला है विलेय और विलायक की प्रकृति, ऐसे आप सुन लीजिए क्लियर हो जाएगा। देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है ध्रुवीय और अध्रुवीय विलायक। ध्रुवीय विलायक जैसे कि HCl होता है, HCl क्या है, ध्रुवीय नहीं, H2O क्या होता है, ध्रुवीय विलायक होता है, जल ध्रुवीय विलायक होता है। इसके अलावा जो बेंजीन होता है ये कैसे होता है, ये अध्रुवीय विलायक होता है। बेंजीन कैसे है, अध्रुवीय। इसके अलावा टॉलुइन भी कैसे है, ये अध्रुवीय विलायक है ना। जल कैसे है, ध्रुवीय विलायक है, और बेंजीन और टॉलुइन कैसे हैं, अध्रुवीय विलायक हैं। तो होता क्या है, इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है जो लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब समान प्रवृत्ति के जो यौगिक होते हैं वो समान प्रवृत्ति में घुलते हैं, मतलब ध्रुवीय जो होंगे वो ध्रुवीय में घुलेंगे और जो अध्रुवीय यौगिक होंगे वो अध्रुवीय में घुलेंगे। इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे जल में क्या होता है, जल में शर्करा मतलब चीनी और क्या होता है, ये नमक, ये क्या होते हैं, जल में घुलते हैं। लेकिन यहीं पर जो नेप्थलीन होता है और एंथ्रासीन होता है ये नहीं घुलते हैं। देखिए नमक क्या होता है, अध्रुवीय होता है, जल में क्या होगा, जल ध्रुवीय विलायक है इसमें, इसलिए नमक और शर्करा ये दोनों घुल जाते हैं। लेकिन जो नेप्थलीन और एंथ्रासीन होता है ये कैसे होते हैं, ये अध्रुवीय होते हैं और इसलिए जल में नहीं घुलेंगे, बल्कि ये किस में घुलते हैं, ये बेंजीन में घुलते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट होता है इसमें, क्या होता है, लाइक डिजॉल्व लाइक का, मतलब जो ध्रुवीय विलायक होगा ध्रुवीय को घोलेगा और जो अध्रुवीय होगा वो अध्रुवीय को घोलेगा। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है, कारण बताइए जल में जो है नमक शर्करा घुलते हैं, नेप्थलीन और एंथ्रासीन नहीं घुलते हैं। एंथ्रासीन और नेप्थलीन ये कहाँ घुलते हैं, बेंजीन में घुलते हैं, क्योंकि ये कहते हैं बेंजीन क्या है, ध्रुवीय है, और नेप्थलीन और एंथ्रासीन भी ध्रुवीय हैं, इसलिए ये घुल जाते हैं उसमें। लेकिन नमक और शर्करा ये कहाँ पर नहीं घुलते हैं, ये बेंजीन में नहीं घुलते हैं, याद रखना। अब हम आ जाते हैं विलेय के कणों का आकार। देखिए जो विलेय के कणों का आकार जब छोटा होता है तो विलेयता क्या होती है, अधिक होती है। मतलब जैसे आप ऐसे याद रखिए कि जब कणों का आकार छोटा होगा तो थोड़ा जल्दी से घुल जाएगा, और जब कणों का आकार बड़ा होगा तो उसे घुलने में क्या होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। यानी विलेय के कणों का आकार क्या होता है, जब छोटा होता है तो विलेयता अधिक होती है। ताप, देखिए ताप जो है, यदि जो है विलेयता जो है, यदि उष्माशोषी अपक्रिया है, यदि घोलने पर जो है उष्मा अवशोषित होती है तो क्या होता है, ताप हम बढ़ाएंगे तो क्या होगी, विलेयता बढ़ेगी। उष्माशोषी अपक्रिया है, मतलब उष्मा ले रही है, तो अगर हम ताप को बढ़ाएंगे तो विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन यदि उष्माक्षेपी अपक्रिया है तो ताप को अगर हम बढ़ाएंगे जो है, उष्मा निकल रही है घोलने पर,
तो ताप को बढ़ाने पर क्या होगी, विलेयता क्या होगी, घट जाएगी, याद रखना। ताप को बढ़ाने पर क्या होती है, विलेयता इस प्रकार से घट जाती है। उष्माक्षेपी अपक्रिया में क्या होगा, ताप बढ़ाने पर विलेयता घटेगी, और उष्माशोषी में क्या होता है, ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, याद रखना। सम आयन प्रभाव देखिए, सम आयन की उपस्थिति में जो होता है विलेयता कम हो जाती है। इसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं, NH4OH और NH4 ये NH4OH और NH4Cl। देखिए NH4OH की जो विलेयता होती है जब NH4Cl आता है, इसके कारण क्या होती है, NH4OH की विलेयता कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, NH4 प्लस आयन होगा और यहाँ पर ये NH4 प्लस आयन है, तो समान प्रभाव के कारण क्या होती है, विलेयता घट जाती है। इसे ये टूटेगा NH4 प्लस और क्या होगी, OH नेगेटिव में टूट जाएगा ये, और यहाँ पर ये NH4Cl क्या होगा, ये टूटेगा NH4 प्लस Cl नेगेटिव में टूटेगा, तो अब क्या होगा, ये सम आयन है, NH4 प्लस आयन इसमें भी दोनों में समान आयन है, तो इसलिए जो NH4OH है, अमोनियम हाइड्रॉक्साइड है, इसकी विलेयता क्या होती है, कम हो जाती है इसकी विलेयता। तो सम आयन की उपस्थिति से विलेयता क्या होती है, कम हो जाती है। और दाब का प्रभाव क्या होता है, दाब से जो है ठोसों की द्रव में जो विलेयता होती है ये प्रभावित नहीं होती है। और यहाँ पे जो ताप वाला है, यहाँ पर कौन सा नियम लगा है, लाफातेली का नियम लगा है ना। लाफातेली के नियम के अनुसार क्या होता है, जिधर खपत होगी जो है, मतलब आप ऐसे याद रख सकते हैं, जहाँ जैसे कि उष्मा यहाँ से निकल रही थी, ये उष्मा शोषी अपक्रिया में, उष्मा शोषी अपक्रिया में क्या होगी, उष्मा की रिक्वायर्ड होगी, तो उष्मा क्या होगी, जब हम ताप को बढ़ाएंगे उष्मा का खपत होगा, इसलिए अपक्रिया क्या होगी, अग्र दिशा में चली जाएगी, यानी क्या होगा, विलेयता बढ़ जाएगी, ऐसे याद रखना आप। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं गैसों की द्रव में विलेयता। देखिए उसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं दाब का प्रभाव, गैसों की द्रव में विलेयता, इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, दाब का प्रभाव। देखिए आप ऐसे सुन लीजिए थोड़ा सा, होता क्या है, गैसों की द्रव में विलेयता को समझाने के लिए जो है, या दाब के प्रभाव का जो है, या दाब बढ़ाने पर जो है गैस जो है द्रव में अधिक विलीन कैसे हो रही है, इसे समझाने के लिए जो है एक हेनरी नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो है एक नियम दिया, इसे हम क्या कहते हैं, हेनरी का नियम कहते हैं। सर अब हम यही पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या है। सर्वप्रथम हेनरी ने गैस की विलायक में विलेयता तथा दाब के मध्य संबंध का एक नियम दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, हेनरी का नियम कहते हैं। इनका मतलब क्या है, जैसे कि आप दाब बढ़ाएंगे तो क्या होगी, गैस ज़्यादा मात्रा में विलेय होगी ना, यही इनका मतलब होता है। इसके अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता द्रव या विलयन की सतह पर पड़ने वाले दाब के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है, विलेयता तब ज़्यादा होगी जब दाब का मान ज़्यादा होगा, मतलब आप दाब बढ़ाएंगे तो गैस ज़्यादा मात्रा में घुलेगी, तो हो जाएगी S अंकमानुपाती क्या होता है, P होता है, आ जाएगा S बराबर K/P, ये होता है फार्मूला, ऐसे लिख सकते हो। और यहाँ पर क्या है, K एक नियतांक है, हेनरी नियतांक कहते हैं। इसके अलावा एक और समीकरण यहाँ से प्राप्त हो सकता है। इस नियम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन में गैस के मोल अंश के बराबर होता है। मतलब देखिए, जो गैस का आंशिक दाब होगा, और गैस की मात्रा जब ज़्यादा होगी तो उसका दाब भी ज़्यादा लगेगा, ऐसे भी कह सकते हो। जब गैस की मात्रा ज़्यादा होगी तो गैस का जो आंशिक दाब होगा वो ज़्यादा होगी। किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन में गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। आ जाएगा P अंकमानुपाती काई, काई क्या है, मोल प्रभाज है गैस का, P बराबर हो जाएगा ये KH इंटू काई, या X भी पढ़ते हैं कुछ लोग, लेकिन काई है ना, ये आ जाएगा P इक्वल टू गैस का आंशिक दाब, आ जाएगा P क्या है, गैस का आंशिक दाब है, और X क्या है, ये विलयन में गैस का मोल प्रभाज है, और KH क्या होता है, हेनरी नियतांक होता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, हम थोड़ा सा देखते हैं क्या है। इसे देखिए, सोडा वाटर और शीतल पेय पदार्थों में क्या होता है, CO2 को हमें विलेय करना होता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दाब को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, तो क्या होगी, वो उसमें विलेय हो जाएगी।
सोडा वाटर एवं शीतल पेय पदार्थों में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए अधिक दाब पर बंद कर देते हैं तो क्या होगी, इसमें वो घुल जाएगी। मतलब जो कोका कोला वगैरह होता है उसमें कौन सी गैस भरी होती है जो बुलबुले के रूप में निकलती है, CO2 गैस, याद रखना। आगे है, गहरे समुद्र में गोताखोर जो है हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण का टैंक लेकर जाते हैं। अच्छा, होता क्या है, गहरे समुद्र में जब जाएंगे क्या होगा, दाब बढ़ जाएगा। समुद्र नीचे जाएंगे तो दाब बढ़ेगा, ऊपर जाएंगे तो दाब क्या होगा, घटेगा। धरातल से आप नीचे जाएंगे तो दाब क्या होगा, बढ़ेगा, और ऊपर जाएंगे तो दाब घटेगा। अब देखिए, हम गहरे समुद्र में जा रहे हैं तो दाब क्या होगी, बढ़ जाएगी, और जब दाब बढ़ेगी तो क्या होगी, गैसें क्या होंगी, जल में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में घुल जाएंगी। और देखिए होगा क्या, जो गोताखोर होगा जो है, ये सांस कहाँ से लेगा भाई, जल से ही लेगा। इससे होगा क्या, उसके रुधिर में जब सांस के माध्यम क्या होगा, रुधिर में गैसों की मात्रा जो है क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, काफ़ी गैसें होंगी, घुली होंगी। अब क्या होंगी, जब ये सतह की ओर आएगा, वो मतलब गहरे समुद्र से क्या होगी, सतह की ओर आएगा, तो अब होगा क्या, सतह की ओर दाब कम है। अच्छा, अब क्या होगी, विलेयता क्या होगी, कम होगी, मतलब अब गैसें क्या करेंगी, उसके रुधिर से निकलेंगी ऐसे, तो घुली गैसें क्या होंगी, ये बाहर निकलेंगी। तो रुधिर में होता क्या है, N2 के बुलबुले क्या होते हैं, ये बाहर निकलते हैं रुधिर से, रुधिर में N2 के बुलबुले बन जाते हैं, और कोशिका में क्या होता है, एक प्रकार का अवरोध उत्पन्न हो जाता है। इससे क्या होती है, व्यक्ति को जो है चिकित्सा की आवश्यकता पड़ने लगती है, मतलब वो हल्का सा थोड़ा चिड़चिड़ापन हो, मतलब लगने लगता है ना थोड़ा सा, या फिर कह सकते हो जो है अत्यधिक पीड़ा और जानलेवा होता है ना ये थोड़ा सा। इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, बेंड्स कहते हैं। फिर से सुनिए, आप गहरे समुद्र में जाएंगे, फिर से याद रखिए, अब आप धरातल पर हैं, दाब नॉर्मल है, ऊपर जाएंगे दाब क्या होगा, कम होगा। समुद्र के मतलब धरातल से आप नीचे की ओर जाएंगे, मतलब समुद्र की ओर जाएंगे, दाब क्या होगा, अधिक होगा। अब गहरे समुद्र में आप गए हैं तो दाब क्या है, ज़्यादा है, तो गैस क्या होंगी, जल में ज़्यादा मात्रा में घुल जाएंगी। और आप क्या करेंगे भाई, जब पानी में है तो पानी में आप सांस लेंगे, और यही जो सांस लेंगे आप, तो रुधिर में क्या होगी, गैसों की सांद्रता बढ़ जाएगी। और अब आप मान लेते हैं सतह की ओर आ रहे हैं, यहाँ पे गहरे समुद्र से आप किसकी ओर आ रहे हैं, सतह की ओर आ रहे हैं, तो होगा क्या, फिर दाब थोड़ा सा कम होगा। गैसें क्या होंगी, आपके शरीर से निकलना चाहेंगी, रुधिर से घुली हुई गैसें क्या होंगी, ये बाहर निकलेंगी। और रुधिर में क्या होते हैं, N2 के जो है नाइट्रोजन की क्या होते हैं, बुलबुले बनने लगते हैं। ऐसे क्या होता है, कोशिका में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, अर्थात कह सकते हैं चिकित्सकीय अवस्था उत्पन्न हो जाती है। इससे हम क्या कहते हैं, बेंड्स कहते हैं। काफ़ी खतरनाक भी होता है ये, पीड़ा मतलब गैस जब निकलेगी भाई पीड़ा देगी, वो दर्द होगा थोड़ा सा। अब हम आ जाते हैं अधिक ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है, जैसे जो पर्वतारोहण जहाँ पर होता है, जैसे पर्वतों पर जो लोग चढ़ाई करते हैं, उसके लिए ऊंचाई पर जाएंगे तो दाब क्या होगा, कम होगा। और उससे होगा क्या, वहाँ की जो उपस्थित वायु होगी उसमें ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाएगी, और इसलिए जो आरोहक होते हैं धीरे धीरे क्या होते हैं, कमजोर होने लगते हैं। ऑक्सीजन की सांद्रता कम है, या पाचन वगैरह गड़बड़ होने लगेगा धीरे धीरे ना, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होगा ना, सांस लेने में दिक्कत होने लगी थोड़ा थोड़ा। अब उससे क्या होती है, सोचने की जो क्षमता होती है कम हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, एनॉक्सिया कहते हैं। एनॉक्सिया यानी सोचने की कमी वही। तो इस प्रकार से जो है हम ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अब इसके अलावा अगले दिन हम पढ़ेंगे राउल्ट का नियम वगैरह ये सब।